आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो सबसे बड़ा मुकदमा और मैं हूं आशीष सिन्हा। आज का मुकदमा चलेगा संदेश खाली के सबसे बड़े आरोपी शाहजहां शेख पर, क्योंकि शाहजहां शेख पर कुल 43 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 42 मामलों में कभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी किस मामले में हुई? जब ईडी के अधिकारियों से धक्का मुक्की की गई थी, मारपीट की गई थी, उस मामले में गिरफ्तारी की गई थी। आज जनता के सवाल रहेंगे, हमारे पैनलिस्ट के सवाल रहेंगे, टीएमसी से सवाल पूछे जाएंगे, बीजेपी क्या कहती है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ 4 खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष पाठक जी हैं, हमारे साथ विनय वत्स जी हैं, हमारे साथ राजू शर्मा जी हैं और हमारे साथ राखी दुबे जी हैं। इन चारों के साथ हम मुकदमे की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ बाद में और भी जुड़ेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और अकबर जैदी साहब जुड़ेंगी जो सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन एक बेहद दिलचस्प मुकाम पर यह पूरा जो मामला है वो पहुंच चुका है, क्योंकि शाहजहां पर जनता ने चार्जशीट दाखिल की है। इसलिए इंडिया न्यूज पर सबसे बड़े मुकदमे में इस वक्त सबसे बड़ी चिरा होगी, ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर डॉन कैसे बन गया। जब जिसकी सत्ता रही उसके साथ वो जुड़ता गया। शेख शाहजहां पर कई गंभीर और संगीन आरोप हैं कि उसे किसने संरक्षण दिया, 55 दिनों तक आखिर उसे किसने छुपा के रखा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संदेश खाली की जनता, वहां की पीड़ित महिलाओं का आखिर कैसे शाहजहां ने संदेश खाली की माओ और बहनों का जीना दुर्भर कर दिया था, कैसे गरीब लोगों की जमीनें उसने हड़प ली, आखिर कैसे टीएमसी के दफ्तर में पार्टी के नाम पर महिलाओं को बुलाया जाता था, उन्हें बंधक बनाया जाता था। आखिर इसके समर्थकों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ईडी की टीम पर हमला कर दे। ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बीजेपी ने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो टीएमसी उल्टे बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा चुकी है। टीएमसी उचित कार्रवाई की बात तो कर रही है। अब संदेश खाली का शैतान जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। शाहजहां को बचाने के आरोप प्रदेश सरकार पर, लेकिन जांच की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस और सीआईडी के पास ही है। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जो कार्रवाई है वो पश्चिम बंगाल के जो पुलिस है वो कर रही है, और शाहजहां को लगातार जो समर्थन है वो सरकार की तरफ से मिल रहा है। सबसे अहम बात कि उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जब उसे पेश किया गया था अदालत में, उस समय भी देखा जा सकता था कि किस तरह से उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। जब तक शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी के हवाले नहीं किया जाएगा तब तक संदेश खाली की पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। यही आवाज संदेश खाली से उठ के आ रही है। बहरहाल इस वक्त हम इसी को लेकर सबसे बड़ी बहस करने वाले हैं। हमारे साथ देश के जाने माने वकील होंगे, महिला एक्टिविस्ट होंगी, और इसके अलावा चूंकि मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, पॉलिटिकल कलर ले चुका है, तो बीजेपी के प्रवक्ता होंगे और टीएमसी के जो नेता होंगे वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं कि इसमें क्या कुछ बयान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मुकदमे के सवाल क्या है वो भी आपको जानना और बेहद समझना बेहद जरूरी है। आरोप क्या है? महिलाओं का यौन उत्पीड़न का आरोप है, आरोप नंबर 1। दूसरा, कई लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। तीसरा आरोप, ईडी की टीम पर हमला किया गया, उस भीड़ का नेतृत्व शाहजहां शेख ने किया, ऐसा आरोप लगा है उस पर। चौथा, मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कार्रवाई करने गई थी जब हमला हुआ था। आरोप नंबर 5, राशन घोटाला। राशन घोटाला बताया जा रहा है, तकरीबन 10,000 करोड़ का यह राशन घोटाला है। आरोप नंबर 6, धमकी और मारपीट। धमकी और मारपीट के 20 से ज्यादा मुकदमे इस समय उसके ऊपर दर्ज हैं। आरोप नंबर 7, 3 लोगों की हत्या। कहा यह जा रहा था कि 3 लोग ये बीजेपी से जुड़े थे जिनकी हत्या का आरोप इस पे है। आरोप नंबर 8, पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट, ये आम बात थी वहां पर संदेश खाली में। आरोप नंबर 9, सरकारी कर्मचारियों की भी पिटाई हो जाती थी वहां पर। और आरोप नंबर 10, महिलाओं का यौन उत्पीड़न। ये वो सबसे बड़ी बात है जो संदेश खाली की महिलाएं, जिसको लेकर इंसाफ की लगातार बात कर रही हैं। महिलाएं ये चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान बने हुए हैं। हम टीएमसी के प्रवक्ता के पास जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मनीष पाठक जी आपसे कर लेते हैं। मनीष जी, इस पूरे मामले में जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो आदेश था उसकी कॉपी बेहद साफ ये कहती है कि 43 मामले दर्ज हुए।
43 मामलों में से 42 मामलों में कभी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। केवल एक मामला जिसमें ईडी के जो अधिकारी थे जिन पर हमला किया गया उसमें कार्रवाई हुई। बिल्कुल। क्या इस तरह के मामलों में राज्य जो पुलिस होती है, ऐसा क्यों हुआ गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों हुआ कार्रवाई नहीं हुई, क्यों कोर्ट को दखल देना पड़ा? देखिए, राज्य पुलिस आती है राज्य सरकार के संरक्षण में। आज अभी तक शाहजहां शेख जो बचा हुआ आ रहा था, या जो उस पर इतने पेंडिंग मामले थे, 42 मामले 43 मामले जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, वह सिर्फ राज्य सरकार का एक संरक्षण मिला हुआ था, जो कि अपने आप में टोटली गलत है। आज जब ये सारी बातें खुलकर आई हैं तो आप देखिए, आज उस पर 12 से 14 मामले में, संगीन मामलों में उस पर FIR दर्ज हुई है। शाहजहां शेख पर जो FIR दर्ज हुई है उनमें 333 आपका आता है, 307, 392 रॉबरी, डेकॉइटी, 143, 395, 97, 26, 27, 323, 109, ये सारे संगीन आरोप, संगीन धाराएं हैं। आज तक वो सिर्फ एक संरक्षण। दूसरा, जहां तक कोर्ट की बात आती है, कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने, जो कि माननीय चीफ जस्टिस की बेंच थी, उन्होंने ये क्लियर बोला कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा ना स्टे लगा है, ना शाहजहां शेख की अरेस्ट पर किसी तरह की कोई रोक लगाई है, बल्कि उन्होंने इस बात के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई कि 50 दिन से आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, सोमवार को गवर्नर साहब ने भी 72 घंटे का जब अल्टीमेटम दिया, कलकत्ता हाईकोर्ट से जब फटकार आई राज्य सरकार को, उसके बाद सरकार एक्शन में आई। हाईकोर्ट ने जब ये क्लियर कर दिया मनीष जी उसमें कि चूंकि ईडी की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसमें ईडी ने ये कहा था कि इस मामले में क्या राज्य पुलिस ही इसे गिरफ्तार कर सकती है, तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया था कि नहीं, इस मामले में 2 एजेंसियां, ईडी या सीबीआई, ये भी चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। और उसी ऑर्डर के आने के महज 12 घंटे के भीतर सुबह 3 बजे इसकी गिरफ्तारी कहां से होती है, यह भी बेहद दिलचस्प है दर्शकों को जानना और समझना। महज 30 किलोमीटर दूर संदेश खाली से, जहां पर वो अपने रिसोर्ट में रखा था, छुपा हुआ था, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल आशीष जी, अगर आप देखें तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर बोला कि सीबीआई, ईडी और वेस्ट बंगाल पुलिस तीनों को राइट है इसको अरेस्ट करने का। दूसरा, अभी तक राज्य सरकार वहां क्या कर रही थी, जो 7 फरवरी का ऑर्डर था उसके साथ उसको, उस ऑर्डर को वो घुमाकर पेश कर रही थी, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये क्लियर बोला कि उस ऑर्डर पर हमने सिर्फ एक SIT के गठन का जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो सिंगल जज बेंच का ऑर्डर था 7 फरवरी का, सिर्फ उस पर स्टे लगा था, ना कि उसकी अरेस्ट पर स्टे लगा था। और राज्य सरकार ने जो अभी तक का अपना बयान जारी किया उसमें उन्होंने यही बताया कि अरेस्ट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये सारी चीजें असमंजस की स्थिति में नहीं, असमंजस उसमें कुछ था ही नहीं, असमंजस था ही नहीं, असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। अगर किसी के खिलाफ 43 मामले दर्ज होते हैं, 42 मामले ऐसे थे जो गैर जमानती थे, तो राज्य सरकार क्यों इतनी ज्यादा ढीला ढाला, राखी जी, क्यों राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित महिलाओं को, चूंकि ममता बनर्जी तो खुद महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं, सबसे अच्छा देश में बोलने वाले महिला जो हमारे नेता हैं उनमें से एक ममता बनर्जी आती हैं, वो हमेशा महिलाओं की आवाज मुखर तौर पर उठाती है, लेकिन संदेश खाली में क्या हो गया था? देखिए आशीष जी, यही तो दुख की बात है कि जिस स्टेट में जो कि लीडर आपकी एक CM आपकी एक महिला है, उस स्टेट में अगर महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, होता चला जा रहा है, FIR हो रही है, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज वो अरेस्ट हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब स्टेट भी कोऑपरेट करेगी और जो एक्शन लेना चाहिए, केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए थे लंबे समय जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, वो न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, तो मुझे उम्मीद है कि कहते एक महिला होने के नाते कि निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी गए हैं, जैसी एलिगेशंस लगा रही महिलाएं, बता रही महिलाएं बेचारी, आज क्योंकि सेंटर में ऐसा हुआ, उन्होंने एक्शन लिया, अरेस्ट किया, तो उनमें भी उम्मीद जगी है कि शायद उनको देर से ही सही जस्टिस मिलेगा। और हर एक जी आप बोलिए फिर मैं ये कहना हर एक महिलाएं आज की डेट में कि चाहेंगी कि वो केसेस भी खुले, उनमें भी इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर तरीके से और उनमें भी सजा दी जाए, इस तरीके से महिलाओं के साथ इंजस्टिस ना होता रहे। गिरफ्तारी की बात हो रही है, लेकिन जिन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है मारपीट की धाराएं हैं, ऐसे में तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल, इसमें अगर हम धाराओं को देखें तो इसमें बिल्कुल उन्हें जमानत जल्दी मिल जाएगी और निस्संदेह ये बात तो तय है कि 42 FIRs में अभी तक किसी में भी चार्जशीट तक नहीं फाइल की गई है,
तो बेहद इसमें किसी ना किसी तरह का सपोर्ट मिला है इनको, और ये एक फेलियर है स्टेट पुलिस की कि वो आज तक किसी भी मामले में चार्जशीट नहीं फाइल कर चुके हैं जिसमें कई गुना ज़्यादा संगीन सेक्शंस लगे हुए हैं जिसमें उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन आज तक एक भी एफआईआर में उन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल की गई है किसी भी तरह का। राजीव जी, गिरफ्तारी होने में देरी क्यों हुई? क्यों गिरफ्तारी होने में इसलिए देरी हुई क्योंकि उसे शासन सत्ता का सहयोग मिला हुआ है। इससे बड़ी मैं बात आपसे कहना चाहता हूं आशीष जी, ये जो शाहजहां शेख है ये पश्चिम बंगाल का नागरिक नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है, ये हमारी तफ्तीश है, मेरी तफ्तीश कहती है, मेरे सोर्सेस कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल का नागरिक नहीं है। इसके खिलाफ भारतीय नागरिकता कानून 6A के तहत सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा मुकदमा इसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम 1935 के खिलाफ होना चाहिए। और ये शाहजहां शेख को बचाने का जो काम किया जा रहा है उसके पीछे कारण ये है, ये केवल एक नहीं हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में आकर के बांग्लादेश से घुसे अगर हुए आप हैं। पूरे इतिहास को देखें राजू जी तो बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत में जब ये आता है तो मजदूर के रूप में आता है, मजदूरी करना शुरू करता है, फिर ये मछली के बिजनेस में जाता है, फिर लोगों की वहां पर जमीन लेके, चूंकि जो संदेश खाली का इलाका है वो समुद्र के पास है, वहां पर लोगों की जमीनों में वो मछली पैदा करना शुरू करता है। शुरुआत में उन्हें पैसा देता है और धीरे धीरे 1 या 2 साल के बाद पैसे देना बंद कर देता है, जमीन को कब्जा करना शुरू कर देता है। लेकिन 2001 के बाद इसकी जो किस्मत होती है, जब वो टीएमसी ज्वाइन करता है तब उसकी किस्मत बदल जाती है। यानी कुल मिलाकर कहें कि राजनीतिक संरक्षक यहां पर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो लगातार इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। देखिए, पहले इसको जो वामपंथी सरकार थी उसके नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देते थे जो बंगाल से भाग करके घुसपैठ यहाँ आते थे, यहाँ जराइम करते थे, यहाँ क्राइम करते थे, उनको संरक्षण देते थे। उसके बाद वही काम ममता बनर्जी की सरकार करने लगी। तो मुझे तो ताज्जुब है इस बात का अभी तक, जब मीडिया के पास में ये बात है, जब हम लोगों के पास में ये बात है कि ये अवैध बांग्लादेशी है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में सीए और एनआरसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां पर अवैध घुसपैठिए ज्यादा हैं और उनकी जो संख्या है वो एक वर्ग विशेष से जुड़ी हुई है जिसमें से एक शाहजहां शेख भी है। तो उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई ना होने का एक कारण यह है कि एक बहुत बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हो सकता है और शायद ईडी इसको गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा और दूसरी एजेंसियां आए, सरकार इसमें, केंद्र सरकार इसमें दखल दे और 6A नागरिकता अधिनियम का 6A उसके अनुच्छेद 6A के खिलाफ कार्रवाई हो, पासपोर्ट अधिनियम 1935 के खिलाफ इसकी कार्रवाई हो, इसके खिलाफ इसने अभी तक जितने भी अवैध कब्जे किए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए। फिर हमारे साथ निखिल जी भी जुड़ गए, उनके पास। आशीष जी, आप ये देखिए कि राजनीतिक संरक्षण का जो उसका अगर आप पूरा इतिहास और ग्राफ देखें, जब से ये ईंट भट्टे का इन्होंने कारोबार चालू किया था, उसके बाद ये यूनियन के ईंट भट्टे की यूनियन के लीडर बने। 2004 में माकपा में आए, माकपा में इनको वहाँ भी संरक्षण मिला। इन्होंने अपनी धीरे धीरे अपनी एंट्री बनाई आपका टीएमसी में। 2010 में इन्होंने इनफॉर्मली टीएमसी ज्वाइन की। 2013 में ये फॉर्मली टीएमसी में आ गए। मैं उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन नेताओं का संरक्षण इन्हें टीएमसी के लीडर का प्राप्त था। नहीं, इनका नाम निखिल जी लेंगे। निखिल जी बीजेपी प्रवक्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल जी, बिना संरक्षण के ये सारा काम कैसे हुआ? किसी का तो मिला होगा। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो शेख शाहजहां जो है वो शेख शाहजहां एक व्यक्ति मात्र नहीं है। यह तृणमूल का जो यहाँ एक तरह से तृणमूल ने जिस तरह से एक राजनीतिक विद्रूपता पैदा कर रखी है, समूचे माहौल में को विषाक्त करने का काम किया है, उसका एक प्रतिरूप है। जिस ऐसे शेख शाहजहां हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे में तृणमूल ने खड़े कर रखे हैं। वस्तुतः यह तृणमूल द्वारा पोषित एक गुंडों का ऐसा तंत्र है जिसने लोकतंत्र की आत्मा को कुचल रखा है पिछले कई वर्षों से। ये पहले सीपीएम में रहा करते थे, उसके बाद तृणमूल का जब अभ्युदय हुआ तो उसके बाद तृणमूल में आना हुआ इनका, और उसके बाद इन लोगों ने एक ऐसे हिंसा और अत्याचार के एक ऐसा इतिहास रचा है जिसकी की मिसाल नहीं मिलती है। हो सकता है कई वर्षों बाद इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगे और लोग ये सोचें कि 21वीं सदी के 2 दशक के उपरांत भी एक ऐसा भूभाग भारतवर्ष में था जहां की इस तरह की सरकार चल रही थी, जहां की महिलाओं को रात के अंधेरे में बुला करके उनके साथ दुराचार करने का क्रम दशकों तक चलता रहा, जहां तक कि पूरे जमीन के जो मालिक हैं उनसे मालिकाना हक छीन करके उस पर भेड़ी बना करके उसे लीज के पैसे तक नहीं देना। और जिस तरह से इतने तो सिनेमा में, फिल्मों में भी ऐसी मतलब
दुराचार की घटनाएं कम मिलती हैं, पहले की फिल्मों में थोड़ी मिलती भी थी, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने सत्ता का संरक्षण हासिल किया, क्योंकि जो पैसा कलेक्शन होता है वो ऊपर शीर्ष तक जाता है जी। तो, और अभी तक गिरफ्तारी में भी इतनी देरी इस वजह से हुई क्योंकि हो सकता है कि जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग हैं उनके खिलाफ कई बातें होंगी, कोई कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी, गोपनीय बातें होंगी, और कोई मोबाइल रिकॉर्ड्स होंगे, फोन, हो सकता है कि उसे छुपाने का प्रयास चल रहा हो इस बीच में, और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। इसलिए कल ईडी ने भी जो है याचिका दायर किया वहां पे हाई कोर्ट में कि जो सीआईडी की कस्टडी में जा रहे हैं, कल हम अपनी कस्टडी में लेंगे, लेकिन नहीं, ईडी ने जो एप्लीकेशन दाखिल की थी उसमें सीबीआई की मांग की है कि इस पूरी जांच को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए, क्योंकि सीआईडी वाले तो सारे सबूतों को नष्ट करने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे राज्य सरकार के दबाव में। तो जो जितने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वहां से ये मिल रहे हैं, तो वो तो सारा, और जो ईडी पर जो हमला करने का क्रम से ये मैटर आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है सो महिलाओं ने दुर्गा का रूप लेकर के, जैसा कि आज प्रधानमंत्री महोदय ने कृष्णानगर में कहा, एक विद्रोह का एक ऐसा परचम लहरा दिया कि उसके पीछे मतलब महिलाएं आगे थी, और उसके बाद जो है सो समूचा प्रशासन उनके बाद नतमस्तक हो गया, और एक के बाद एक महिलाओं ने लगातार कई दिनों तक अभी भी एक प्रदर्शन की ऐसी झड़ी लगा दी जिसके सामने प्रशासन को झुकना पड़ा, और वहां के मंत्री जाकर के गली मोहल्ले में माफी मांगते फिर रहे हैं, और जमीनों को वापस करने की, अगर कुछ गलत ही नहीं, माफी मांगते, निखिल जी माफी मांगते फिर रहे हैं, डेलीगेशन भी वहां पर जा रहा है, लेकिन अंबर जैदी जी, महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करते हैं तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वेस्ट बंगाल में खासतौर से हमेशा होती है। कभी पोस्टपोल वायलेंस के नाम पर होती है, कभी धर्म जात के नाम पर होती है, समय समय पर वहां से घटनाएं इस तरह की सामने आती रहती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सबसे बात यह है कि ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला है और माँ काली की धरती से, उनके शासन में महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता, जबकि इस तरह के शाहजहां शेख सरीखे जो अपराधी हैं, जो ममता सरकार के संरक्षण में इस तरह के अपराध करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से बचाने का कार्य किया जाता है। हम ये अब शाहजहां शेख का केस इतना बड़ा हो गया तो सब देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के आपको अनगिनत केस वेस्ट बंगाल से मिलेंगे जहां पर महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जो एनआरसी का डर ममता बनर्जी को नजर आता है। अंबर जी, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में हर एक जिले में इसी तरह शाहजहां शेख हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, नाम अलग अलग हो सकते हैं। किसी का नाम नासिर खान हो सकता है, किसी का नाम शाहजहां शेख हो सकता है, ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे। ममता बनर्जी जो इलीगल घुसपैठ कराकर लोगों को यहाँ पर वोट बैंक के लिए इकट्ठा करती हैं, उनकी मनमर्जी मनमानी होने देती है। वेस्ट बंगाल में आप जाकर ग्राउंड पे देखिए क्या स्थिति है, और यही वजह है कि वो एनआरसी के लिए इतना कठोर कदम उठाती हैं, कहती हैं कि मेरी लाश पे से होकर होगी। एनआरसी, कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जिसके पास एनआरसी नहीं है? हर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास भी एनआरसी है, लेकिन भारत में एनआरसी नहीं होना चाहिए। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर जो महिलाओं के साथ तो दुराचार हो रहा है और जो नाइंसाफी हो रही है, मुझे केंद्र सरकार से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए जरूर कुछ इस तरह की चीजें करें। खासतौर से अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन की बात हो सकती है तो जरूर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं, क्योंकि संदेश खली में भी नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में इस तरह की घटनाएं समय समय पर आती हैं। समय समय पर आती। विनय, राजू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं देखिए, मैं बताता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आशुष जी, वहां पर जितने भी पीड़ित महिलाएं हैं वो मतुआ संप्रदाय की हैं। मतुआ वो संप्रदाय है जो बाकायदा शरण लेकर के भारत में आया हुआ है। वहां पर उन पर लगातार जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो वहां से जो मुसलमान अवैध घुसपैठिए हैं वो कर रहे हैं। उनमें से एक ये शाहजहां शेख है। इसलिए ये बात हमेशा दबाई जाती रही है और अब भी दबाई जा रही है, क्योंकि मतुआ संप्रदाय बांग्लादेश से यहां आकर के शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उन्हें अभी पूरे राइट्स नहीं दिए गए हैं, और ये वो जो शाहजहां शेख जैसे लोग हैं जो दूसरे संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वो यहां आकर के उन पर जुल्म कर रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इस केवल ये शाहजहां शेख नहीं है। शाहजहां शेख पहले अपने मामा के पास आया था, उसका नाम था मुस्लिम शेख, वो भी बांग्लादेशी है, वो भी अवैध बांग्लादेशी है। वो अवैध बांग्लादेशी जो यहां आकर के घुसपैठ कर रहे हैं
वो मतुआ संप्रदाय को परेशान कर रहे हैं। मतुआ संप्रदाय की जो महिलाएं हैं, जी। जो बच्चियां हैं, उनके जी साथ मैं ऐसा आता हूं विनय बस जी, पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष भाई आज का आपके पास। मैं जी। आप लोगों का ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहूंगा कि जहां पे सीबीआई की डिमांड हो रही थी, सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, वहां पे अब सीआईडी को लाया गया है। क्यों? क्योंकि सीआईडी स्टेट के अंदर आती है और फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी सीआईडी के द्वारा वो फिर सब स्टेट के अंडर ही वो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन किया नहीं, जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो जांच चलेगी, जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा, दरअसल उसका मकसद ये है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी जो सबूत हैं उनको खत्म किया जा सके, क्योंकि फर्दर अगर ईडी या फिर दूसरी एजेंसी कस्टडी में लेती है तो कोई सबूत ही ना बचे। कहीं ना कहीं हाँ, मुझे इस चीज़ का डर है कि फिर से हम जो स्टेट पुलिस है या सीआईडी है वो फेल करेगी और जिस तरीके से अभी तक 42 मुकदमों में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी वो आगे भी ऐसे ही किया जाएगा। हम सेम केस अगर हम उठाकर देखें, तो शाहबुद्दीन का केस था सिवान से, उनका भी यही हाल था, उन पे भी 45 मुकदमे थे लेकिन किसी में भी एफआईआर जो हो रखी थी, किसी में चार्जशीट नहीं फाइल होती थी, किसी में आगे कार्रवाई नहीं की जाती थी। वो सिवान जेल में रहते थे, कभी भी बाहर आते थे, कभी भी अंदर जाते थे, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। इससे उन कब छुटकारा मिली? जब उनको ट्रांसफर किया गया तिहाड़ जेल, तब जाके एक जो इन्वेस्टिगेशन था वो क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से किया गया और तब जाके मुझे याद है वो केस, उसमें शांति भूषण साहब और प्रशांत भूषण साहब ने आर्गुमेंट जी, किया था और बहुत जी। ही शानदार आर्गुमेंट किया था और वही वजह थी कि केस का ट्रांसफर हुआ। राखी जी, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी, अगर इसी तरीके से चलता रहा और सीआईडी के पास चला गया और एविडेंसेस सारे खत्म हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी महिला को जस्टिस मिल पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट को खुद ही सो मोटो एक्शन लेके, जब एप्लीकेशन पेंडिंग है, कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। बिकॉज हम देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत ही इनएक्टिव है। अगर आज सेंटर ने इतनी हिम्मत करी है और अब कामयाब हुए हैं अरेस्ट करने में, और जिस सेक्शन में अरेस्ट हुए इसमें बेल होने की पॉसिबिलिटी है, तो जरूरी ये है कि बाकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई को ही हैंड ओवर की जाए जिससे कि महिलाओं को जस्टिस मिल सके। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, उस 21वीं सदी में अगर महिलाओं का इस तरीके से यौन शोषण हो रहा है आज की डेट में, जब मोदी जी यहाँ पे लीड कर रहे हैं और महिलाओं की रिजर्वेशन की, इंपावरमेंट की बात हो रही है, तो ये बहुत दुखद चीज है। एक महिला होने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी का सवाल उठाया आपने, बीजेपी की स्ट्रेटेजी का सवाल उठाया, निखिल जी से ही सवाल लेते हैं। निखिल जी, संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति है, किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, संदेश खाली की महिलाओं ने जब वहां एक तरह से विद्रोह का झंडा लहराया, उसके साथ हमारे जितने बीजेपी के वहां प्रमुख नेता है उन्होंने संदेश खाली जाकर के उन महिलाओं का साथ देने की पुरजोर कोशिश की। कई बार रोड़े अटकाए गए। सुकांत मजूमदार को जिस तरह से पुलिस ने जो है टांकी में उनको एक तरह से धक्का मुक्की में घायल करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन घुसने नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी महोदय को भी 3-4 अटेम्प्ट के बाद हाईकोर्ट जाना पड़ा और हर बार रोड़े अटकाते गए कि वो, क्योंकि वहां तो केवल नावों से जाया जा सकता है, इस वजह से वहां उनको बाधा उत्पन्न कर दी गई और जितने द्वीप समूह है पूरे द्वीप समूह में वहां धारा 144 लागू कर गई। फिर हाईकोर्ट ने जो है सो मैटर को देखा, उन्होंने कहा कि हर जगह एक साथ ब्लैंकेट में धारा 144 कैसे लागू हो सकती है। इतनी कानूनी अड़चने लगा दी गई, उसके बावजूद भी हमारे सभी नेतागण, हमारी जो महिला नेतृगण है, सब लोग जाकर के उन लोगों का हौसला बढ़ाया, उन लोगों का साथ दिया। सारे मामलों को लेकर के सुकांत मजूमदार, निखिल जी, क्या कानूनी लड़ाई लड़ने में भी आप लोग मदद करेंगे क्या, क्योंकि महिलाएं गरीब परिवार से हैं? इस मैटर को देखिए, शाहजहां शेख के खिलाफ जिस तरह से पूरी लैक्सिटी है, जिस तरह प्रधानमंत्री महोदय ने कल भी और आज भी, कल आरामबाग में और आज कृष्णानगर में जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, इसका मतलब है कि सर्वोच्च प्राथमिकता इसको दिया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी चर्चा की है और इसके बाद भी 6 तारीख को उनका यहाँ आगमन का कार्यक्रम है, तो इस मैटर को, इस मुद्दे को इतनी सर्वोच्चता के साथ हम लोग इस पूरे मुद्दे को ले रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस मैटर को हम लोग इस विषय को हम लोग अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। आज थोड़ी समय की कमी है, इसलिए फाइनल कमेंट लेना पड़ेगा। आज शो को हाफ एन आवर में ही कंक्लूड करना है हमें। सबसे पहले मनीष पाठक जी आपसे। देखिए आशीष जी, जैसा कि अभी अंबर जी ने कहा कि शाहजहां शेख अकेला एक नहीं है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको अभी रिसेंट की ही घटना पता हो, मंडे को ही 376 की एफआईआर दर्ज हुई है टीएमसी के 2 लीडर पर। आप ये देखिए कि नाम अलग हो सकता है। 2019 की भी मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उस समय भी शाहजहां शेख का नाम आया था, जब हिंसा में एक टीएमसी वर्कर और एक बीजेपी वर्कर की मृत्यु हुई थी। वो नाम पुलिस एफआईआर में गया, लेकिन जब तक चार्जशीट कोर्ट में पहुंची उसका नाम वहां से डिलीट कर दिया गया।
बिना राजनीतिक संरक्षण के लिए ये सारा तंत्र जो बिगड़ रहा है जी। या जिन नेताओं ने बिगाड़ा है, बिना संरक्षण के ये पॉसिबल ही नहीं है। राखी जी, मैं कहना चाहूंगी स्टेट एजेंसीज को ध्यान देना चाहिए कि वो उसको प्रोटेक्ट ना करें एक एक्यूज को, और महिलाओं के जस्टिस के पे फोकस करें और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, और हो सके तो इन्वेस्टिगेशन बेटर हो कि सीबीआई के हैंड में दी जाए, जिससे कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो के महिलाओं को जस्टिस मिल सके। विनय जी, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहला तो ये सीबीआई को ट्रांसफ़र हो केस, और दूसरा जो शाहजहां हैं वो वहाँ वेस्ट बंगाल जेल से हटके तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए, तभी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इस मामले में। राजीव जी, अभी तक बीजेपी सो कहाँ रही थी? शाहजहां शेख ने सारे जितने भी ये कांड किए हैं वो एक दिन में नहीं किए हैं। बीजेपी ने पहले क्यों नहीं ये आवाज उठाई, और क्यों नहीं अभी तक उन महिलाओं के राजीव जी, खिलाफ? फाइनल कमेंट की ओर बढ़ है, फाइनल कमेंट। जी, तो बीजेपी को चाहिए कि सबसे पहले जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए उनके मुकदमा दर्ज कराने के लिए अभियान चलाए। निखिल जी, फाइनल कमेंट। नहीं, बिल्कुल हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे सायंतन बसु, उनसे भी मेरी बात हुई, और किस तरह पिछले बार प्रदीप मंडल और देवदास मंडल, सुकांत मंडल की हत्या को लेकर बीजेपी ने बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन यहाँ की सरकार पूरी तरह से पार्शल है। मैं जनता से ही निवेदन करूंगा कि जनता आप जो आत्ममंथन करे इन सभी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में, और जनता जो है इस सरकार को जब तक सबक नहीं सिखाएगी इस तरह की घटनाएं यहाँ होती रहेंगी। अब जो है जनता को सारी व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए जी, असली अंबर जयदी जी, परिवर्तन जी, का अंबर सूत्रपात जयदी जी, करना होगा। अंबर जयदी जी। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है वो शाहजहां शेख और ये संदेश खली वाला एक कोई वाकया नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती रहती है और हम सब उसको जानते हैं। जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि देश में एनआरसी आनी चाहिए और वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, तभी स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि सिर्फ संदेश खली नहीं, पूरी वेस्ट बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा का ये मुद्दा है। हालांकि चूंकि आपने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात कही, अब देखना ये होगा कि उसके लिए रिकमेंडेशन कैसे की जाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। सबसे अहम इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो क्या इस मामले की जांच भविष्य में सीबीआई को सौंपी जाएगी कि नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार एक कानून लेकर कुछ साल पहले आई थी जिसके तहत सीबीआई सो मोटो जो है वहां पर केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकती जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना कहे, क्योंकि इससे पहले जो भी मामले हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला हो, वो मामला जब ट्रांसफर हुआ था वो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। तो ये बेहद दिलचस्प हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस शो में हमने बातचीत की कि शेख शाहजहां के ऊपर क्या कुछ इल्जामात हैं, शाहजहां आखिर किसने उसे छुपा के रखा था, 55 दिनों का लंबा वक्त क्यों लग गया, 43 मामले दर्ज होते हैं, 42 मामले वो मामले हैं जो बहुत पहले दर्ज हुए थे जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 43वां मामला जब दर्ज होता है तब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होती है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ में शेख शाहजहां से क्या कुछ निकलता है और ईडी इस मामले में शेख शाहजहां की कस्टडी कब तक लेती है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर शनिवार को दोपहर 3 बजे हम मिलेंगे किसी नए विशेष के साथ और फिर नए मुकदमे के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।